नमस्कार, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कल आएंगे अजमेर। कांग्रेसियों में भारी उत्साह। नगर की मूलभूत सुविधाओं के लिए कल आयोजित होगा हल्ला बोल कार्यक्रम। रैली के रूप में निकलकर मुख्यमंत्री के नाम दिया जाएगा ज्ञापन। भिनाई विधायक राकेश पारीक के खिलाफ नागरिकों ने खोला मोर्चा। सरकारी अस्पताल के लगाया ताला। अलवर गेट इलाके के एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। पुलिस मामले की कर रही है जांच। महिलाओं ने अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना को लेकर किया बच बारस का व्रत। गाय के बछड़े की करी पूजा। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। ये सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। राजस्थान कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कई महीनों बाद एक दिवसीय दौरे पर कल सुबह अजमेर आएंगे। सचिन पायलट सुबह 11 बजे अजमेर के सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। अजमेर शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा सचिन पायलट का जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। पायलट आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे, वहीं मीडिया से भी मुखातिब होने का कार्यक्रम है। अजमेर की मूलभूत समस्याओं को लेकर भाजपा नेता सुभाष काबरा, सरपंच लाल सिंह रावत और निर्दलीय पार्षद कुंदन वैष्णव के साथ बड़ी संख्या में शहरवासी हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत जवाहर रंग मंच से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। भाजपा नेता सुभाष काबरा और सरपंच लाल सिंह रावत ने बताया कि शहर में टूटी फूटी सड़कें, पीने के पानी की समस्या, बिजली की कटौती और प्रशासन शहरों के संग अभियान में मकान के पट्टे नहीं मिलने के विरोध में हल्ला बोल कार्यक्रम रखा गया है। यह कार्यक्रम मंगलवार सुबह 11 बजे जवाहर रंग मंच से रैली के रूप में आम आदमी शहर के मूलभूत समस्याओं से निजात पाने को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के भिनाई गांव में आज ग्रामीणों ने चिकित्सकों की मांगों को लेकर सरकारी अस्पताल में तालाबंदी कर दी। तालाबंदी की सूचना पर पहुंचे क्षेत्र के तहसीलदार ने ग्रामीणों से समझाइश कर अस्पताल का ताला खुलवाया। पूर्व सरपंच भिनाई के तुलसीराम खींची ने बताया कि पूर्व चिकित्सा मंत्री और केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा और मसूदा विधायक राकेश पारीक के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। डॉक्टर रघु शर्मा भिनाई अस्पताल में चिकित्सकों की पोस्टिंग नहीं होने देते, जिसके कारण वहां की जनता को समय पर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती। अस्पताल में सरकार की ओर से 8 चिकित्सकों की पोस्टिंग है, मगर एक ही चिकित्सक मरीजों का इलाज करने के लिए आता है। इस बात से नाराज ग्रामीणों ने आज अस्पताल में तालाबंदी कर अपने रोष का इजहार किया। आज ग्राम भिनाई में
रेफरल हॉस्पिटल में आज तालाबंदी की गई है, जिसका कारण ये है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर 5 साल से नहीं है। यहाँ पे 8 पद है, जिसमें 1 पद पे डॉक्टर है, बाकी 7 पद रिक्त है। मेल नर्स नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, इसके अलावा न कोई सफाई की व्यवस्था है। और ये इसलिए पिछड़ रहा है कि यहाँ विनायक मसूदा विधानसभा क्षेत्र में हमारे एमएलए है राकेश जी पारिक है सचिन गुट के, और रघु जी शर्मा है मुख्यमंत्री गुट के। इसलिए इनकी आपस में बनती नहीं है, क्योंकि जब रघु जी शर्मा जब चिकित्सा मंत्री थे तभी भी उन्होंने विनायक के अंदर डॉक्टर या हॉस्पिटल के बारे में नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? उसने देखा कि ये राकेश पारिक कहीं आगे नहीं बढ़ जाए और इसका कहीं कोई माहौल बढ़िया नहीं हो जाए, इसलिए वो चाहते हैं भी कि इस माहौल को ख़राब रहने दो, राकेश पारिक वापस नहीं आना चाहिए। इसलिए आज तक उन्होंने डॉक्टर नहीं लगाया। और अभी जो चिकित्सा मंत्री है प्रसाद लाल मीणा, वो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास हैं, उन्हीं गुट से आते हैं। इसलिए सचिन पायलट गुट से हैं राकेश शर्मा, इसलिए डॉक्टर आज तक नहीं लगे। ये हमारे भिलाई की दुर्दशा है और दो नेताओं के बीच भिलाई पिस रहा है, क्या करें। वहीं तालाबंदी की सूचना पर पहुंचे तहसीलदार रतनलाल भील ने ग्रामीणों से समझाइश कर चिकित्सकों की पोस्टिंग अस्पताल में जल्द करने की बात कही। आज भिलाई अस्पताल के जो असुविधाएं हैं उनके विरोध में हम सभी ग्रामीण जन अस्पताल परिसर पहुंच कर के यहाँ तालाबंदी की है। और यहाँ पर जो ना तो हॉस्पिटल का स्टाफ पूरा है, ना यहाँ पर जो होने वाली मूलभूत आवश्यकताएं और उपयोग में आने वाली सामग्री है, जिसकी वजह से आम ग्रामीण जनों को काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी सुविधा के लिए भी यहाँ पर सिर्फ एक ही डॉक्टर है, जो वही तो कान नाक गला देखते हैं, वही पेट देखते हैं, वही सिर दर्द देखते हैं। सब चीज़ एक ही डॉक्टर हैंडल कर रहा है, बल्कि यहाँ 4-4, 5-5 डॉक्टरों की पोस्टें हैं, लेकिन वो रिक्त पड़ी है। लैब के अंदर भी संपूर्ण सामग्री नहीं है, जिसकी वजह से जांचें भी नहीं हो पा रही है। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो, और हमारे जो एमएलए साहब हैं उनको भी हमने कई बार अवगत करा दिया, लेकिन उनके आपसी लड़ाई के चलते इस हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज जो हॉस्पिटल की दुर्दशा है, वास्तव में इससे दुखद कोई नहीं हो सकता। एक आम ग्रामीण जो यहाँ दिखाने के लिए आता है, उसको पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाती। डॉक्टर एक ही है जो 24 घंटे काम करते हैं। 24 घंटे काम करने के बाद भी जो मतलब डॉक्टर है, वो एक ही डॉक्टर सारी बीमारियों को इलाज देखता है। और यहाँ अगर एक्सरे कराओ तो उसकी रील नहीं है, ईसीजी लिखे तो उसकी ट्यूब नहीं है, दवाइयाँ पूरी नहीं है। ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ये वास्तव में दुखद है, आम आदमियों के हितों पर कुठाराघात है। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हम 25 लाख रुपए का चिरंजीवी बीमा कर रहे हैं और स्वास्थ्य के लिए ध्यान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये दुर्दशा वास्तव में दयनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे ध्यान देना चाहिए और तत्काल इसकी व्यवस्था करानी चाहिए। अलवर गेट थाना क्षेत्र में अज्ञात परिस्थितियों में एक 18 वर्षीय युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अलवर गेट थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत पर बिना पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। गुजर धरती निवासी मृतक के पिता कांति प्रसाद तंवर ने बताया कि बीती रात उनका बेटा दिनेश दोस्तों के साथ पार्टी में जाने की बात कहकर निकला था। रात को घर आया और अपने कमरे में चला गया। आज सुबह उसके भाई ने गेट खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से बंद होने के चलते नहीं खुला। जब खिड़की से देखा तो 18 वर्षीय दिनेश फांसी के फंदे पर लटका था। परिजन तुरंत दिनेश को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सर, हम गुजराती के रहने वाले, मेरा लड़का है जिसने फांसी लगा ली है। क्या नाम? उसका नाम जेनस है। नहीं बोल के पार्टी में बोल के गया कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ, और वहाँ से पार्टी में आकर के ऊपर गया, ऊपर जाकर के उसने फांसी लगा ली। बस वो हमने खाने लिए उसको आवाज़ दिया, यहाँ 10 मिनट हो गए। मेरा बड़ा लड़का गया, उन्होंने जाकर देखा तो वो लटका हुआ था। फिर वो चिल्लाया, फिर हम सब भगे वहाँ। जब हमने उसको उतार कर अस्पताल लेके आए। आप पुलिस को किए ना? हाँ जी, हाँ, प्राइवेट 11 क्लास में है। कौन सी कक्षा में था? 11 क्लास प्राइवेट। आपको ना था JNS गुजराती नगराज में। मेरा नाम कांति प्रसाद तंवर है। आप उनके पिता हो? जी हाँ। वहीं जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के चिकित्सकों की सूचना पर पहुंची अलवर गेट थाना पुलिस ने जांच शुरू की। वहीं मृतक के परिजनों ने मौत के पीछे कोई शक जाहिर नहीं किया और बिना पोस्टमार्टम कर शव लेने की गुहार की, जिस पर अलवर गेट थाना पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए बिना पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। आज सुबह मेडिकल जूरिस्ट ने जरिए टेलीफोन बताया कि आपके इलाके गुजर धरती में रहने वाला जेनेस सनोब कांति प्रसाद, उम्र लगभग 18 वर्ष, जिसकी डेड बॉडी यहाँ हॉस्पिटल में मिली और प्राप्त आए थे।
जो फांसी पे लटक कर मरे हुए की मतलब मरा हुआ ही यहाँ प्राप्त हुआ था। जो परिजन कोई शक शुबा नहीं है, जो अपनी डेड बॉडी बिना पोस्टमार्टम के ही लेना चाहते। नहीं, कोई कुछ नहीं मिला, कोई सुसाइड नोट वगैरह कुछ नहीं मिला। ये मजदूरी करता था, टेंट का काम करता था। रात को कहीं गया हुआ था, रात को लेट आया था और अपने कमरे में जाके सो गया था। जो सुबह देखा तो ये फांसी पे लटका। हाँ, परिवार वाले नहीं चाहते, उनको कोई शक शुबा नहीं है कि हम पोस्टमार्टम करवाएं। अजमेर के कई इलाकों में बचबारस के खास दिन पर पुत्रवती महिलाओं ने अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हुए बचबारस का व्रत किया। इस दौरान गौशाला और मठ में जाकर महिलाओं ने गाय और बछड़े की पूजा अर्चना भी की। दरअसल बचबारस का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इसे गौवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना और उनकी लंबी उम्र के लिए करती हैं। आज सुबह से ही महिलाओं ने गाय और बछड़े को तिलक कर स्नान कराकर उनके माथे पर सिंदूर लगाया। इसके बाद उन्हें नए लाल रंग के वस्त्र ओढ़ाए और फूलों की माला भी पहनाई। गाय और बछड़े को मेहंदी लगाकर मूली धागा बांधा गया। महिलाएं अपने घर से बाजरे के आटे का गुड़ वाला लड्डू और भीगा हुआ मूंग, मोट और चना लेकर आई, जिसे उन्होंने गाय और बछड़े को खिलाया। आज बचबारस है। आज के दिन बेटों के लिए पूजा होती है और कटावा चक्की से कटावा नहीं खाते हैं। इसमें मूंग और मोट बरिए यही खाते हैं, मक्की बाजरे की रोटी खाते हैं और चक्कू के हाथ भी नहीं लगाते हैं। गौ माता की पूजा भी किया आज? गौ माता की पूजा भी करते हैं। किस तरह? गाय और बछड़े की दोनों भी करते हैं, क्योंकि बेटे के लिए होता है ये व्रत, इसलिए। क्या? और जब तक कुछ नहीं पूजा करते जब तक कुछ नहीं खाते हैं, और बेटे की उम्र के लिए होता है। उसके वो चावल लगाया और लगा के बाजरा चढ़ाया और उसको चावल वो मूंग मोट दोनों दिए और दही भी दिया और गाय को उड़ाते हैं आज के दिन और ग्वाले के तिलक लगा के उसको दक्षिणा देते हैं, लड्डू देते हैं और हाँ कहानी भी सुनते हैं। किसकी? इसकी बचबारस की कहानी सुनते हैं, गाय बछड़े की कहानी सुनते हैं। इसमें बताते हैं चक्कू से कटावा नहीं खाते हैं और ये ऐसा मोटा धान नहीं खाते हैं, बाजरे मक्की की रोटी खाते हैं, गेहूँ की नहीं खाते हैं। से आशा गोयल बोल रही हूँ। आज बचबारस है, आज जो कि अपने बेटों पुत्र के लिए पूजा की जाती है। इसमें मक्की बाजरा और चावल खाया जाता है, गेहूँ नहीं खाते हैं आज के दिन। और रोली चावल मोली मेहंदी से गाय बछड़े को पूजा जाया जाता है और मोर चने चढ़ाए जाते हैं और उनको लड्डू खिलाया जाता है, उनको ओढ़ना ओढ़ाया जाता है। और आज के दिन चक्कू का कटावा नहीं खाते हैं। इस तरह से ये तीर्थ नगरी पुष्कर में बचबारस के अवसर पर सोमवार को महिलाओं ने गायों और बछड़ों की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। महिलाओं ने गायों की पूजा अर्चना की और व्रत रखा। महिलाओं ने गौ माता को माला पहनाकर तिलक लगाया। इसके बाद गौ माता की आरती कर उन्हें गुड़ खिलाया। इसके साथ ही महिलाओं ने सामूहिक रूप से बचबारस की कथा सुनी। गौ माता के प्रति आस्था प्रकट कर अपनी संतान की लंबी आयु और उनके सकुशल रहने की कामना की। आज हम भादवे की बचबारस के दिन गौ और बछड़े की पूजा करते हैं और इससे हमारे हिंदू सभ्यता का प्रमाण है ये। और हिंदू धर्म में सभी औरतें अपने गौ माता का पूजन करती हैं और ये विशेष पूजा मानी गई है। इसमें क्या क्या खाना पड़ता है आज और कटी हुई सब्जी का क्या महत्व? आज के दिन हम कटी हुई सब्जी कोई भी औरतें नहीं खाती हैं और नए आदमी खाते हैं। और कटी हुई सब्जी खाने से इसमें कथा में बताया गया है कि कटी हुई सब्जी ना खाएं और मूंग मोट चने आदि का सेवन करेंगे, बाजरे मक्के की रोटी का सेवन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम आशा राजपुरोहित। अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत टीवीएस का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे टीवीएस टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक आईसी इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टीवीएस का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए टीवीएस का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group. Lets you live better.
ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र के मदार इलाके में 3 महिलाएं ट्रक से चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में यह साफ नजर आ रहा है कि एक महिला ट्रक के महंगे पार्ट्स चोरी कर रही है, वहीं दूसरी महिला उसके पास खड़ी होकर चोरी करने में उसकी मदद कर रही है। महिलाओं का यह शातिराना अंदाज देखकर हर कोई चौंक रहा है। शहर के मदार इलाके में शातिर महिलाओं ने एक कबाड़ी को अपना निशाना बनाया। महिलाओं ने शातिराना तरीके से ट्रक से रेडिएटर के ऊपर लगी टंकी चुराकर अपने कट्टे में रख ली और फिर मौके से रफू चक्कर हो गई। पीड़ित अंकित जैन की जानकारी के अनुसार उस कट्टे में 20,000 रुपए से ज्यादा कीमती रेडिएटर की टंकी थी। शातिर महिलाओं का चोरी करने का अंदाज सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर पीड़ित गोदाम मालिक अंकित जैन ने अपने स्तर पर तीनों महिलाओं को क्षेत्र से ही पकड़ लिया और अलवर गेट थाना पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ में तीनों महिलाओं ने बताया कि वह सुबह क्षेत्र में कचरा बीनने निकलती हैं। जैसे ही सुनसान इलाकों में कुछ भी चोरी करने को मिलता है वह चोरी कर मौके से फरार हो जाती हैं, पर इस बार वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और व्यापारी की मदद से पकड़ में आ गई। कल दिनांक 10/9/2023 को परिवादी अंकित जैन सन ऑफ अशोक कुमार जैन, जाति जैन, निवासी है रेलवे गेट नंबर 3 के पास नाकामदार का रहने वाला है, जिसका कबाड़ी गोदाम नेहरू नगर में स्क्रैप का गोदाम है। ये पुरानी गाड़ियां खरीदता है, तैयार करके या उनको बेचता है या उनके पुर्जे बेचने का उसका गोदाम है, जिसके पास में उसने एक ट्रक खड़ा कर रखा था RJ 19 GD 4721। तो उसमें से एक पीतल की टंकी रेडिएटर के आगे लगी हुई होती है ऊपर, वो गायब थी। तो उसने अपने कैमरे वैमरे चेक किए तो उसमें 3 महिलाएं संदिग्ध नज़र आ रखी हैं, उसके सामान ट्रक के आसपास घूमती। तो जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई कल कि मेरे ट्रक से एक पीतल की टंकी है जो चोरी हो गई है, जिस पर अनुसंधान शुरू किया, तलाश की गई। तो कल परिवादी की इत्तला पे कि इस प्रकार की पुलिया की महिलाएं या नेहरू नगर में घूम रही हैं, जिनको लाकर अनुसंधान किया, जिन्होंने जुर्म स्वीकार किया और जिनकी इत्तला पर पीतल की जो ट्रक से टंकी चोरी करी थी उन्होंने बरामद कर। महिला हैं, एक का नाम पूनम, पत्नी अरुण, जाति सांसी, उम्र 36 साल, निवासी है अभय सिंह के घर के पीछे सांसी बस्ती भगवानगंज। दूसरी है श्रीमती बीना, पत्नी दीपक, जाति सांसी, उम्र 40 साल, निवासी सांसी बस्ती भगवानगंज, पुलिस थाना रामगंज अजमेर। तीसरी है श्रीमती आशा, पत्नी श्री राजेश, जाति सांसी, उम्र 43 साल, निवासी सांसी बस्ती चांदनी चौक भगवानगंज अजमेर, पुलिस थाना रामगंज की रहने वाली हैं। तीनों ही महिलाएं, जिनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी रामगंज थाने से सजाए रिकॉर्ड मंगाया, अभी आया नहीं है। सर मेरा गोदाम अंकित डिस्पोजल हाउस के नाम से है, ज्ञानोदय नगर मदार में। तो सर वहाँ पिछले बीते दिनों वो चोरियाँ तो मदार में काफ़ी हद तक बढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा हो रही हैं चोरियाँ। कभी ड्रम ले जाते हैं, कभी हिस्सों को ले जाते हैं, कभी सैलब गाड़ियों की खोल के ले जाते हैं। 6 तारीख को मैंने देखा कि मेरी गाड़ी, मैं 4 तारीख को लेके आया गाड़ी को, तो मैंने जब 5 तारीख को किसी को गाड़ी दिखाई तो उसमें टंकी लगी थी। 6 तारीख को जब मैंने सुबह आके देखा तो जाली खुली हुई थी, मतलब खुली ऊपर रखी हुई थी उसके। तो मैंने देखा कि उसमें रेडिएटर के ऊपर जो टंकी लगी होती है वो टंकी गायब थी। उसको गैप तोड़ के ले गए, काट के नहीं, तोड़ के लेके गए थे उसको। तो मैंने वापस अपने सीसीटीवी फुटेज देखे तो मुझे 3 औरतें थीं, उनके मूवमेंट दिखे। उन्होंने जाली को ऊपर उठाया और उन्हें हला के, पहली बार में वो पहली बार उनसे नहीं टूटा। तो आगे आने वाली जो लेडीज़ थी वो ये देख रही थी कि बाहर कोई आ तो नहीं रहा है, हमें कोई देख तो नहीं रहा है। दूसरी जो उनके साथ थी वो दूसरी गाड़ी में देखती है कि इसमें टंकी पीतल की लगी, उसमें एक्चुअल में क्या प्लास्टिक की टंकी लगी हुई थी। तो इस वजह से वो आगे निकल जाती है और जो पीछे जो उस टंकी को गाड़ रही थी दूसरी वाली लेडीज़ आके वो वापस रेकी करती है उसकी कि कोई हमें देख नहीं रहा हो। तो इन बिटवीन वो टंकी को तोड़ के ले जाते हैं। फिर मैंने इनके फुटेज देख के मैंने ये पता किया कि ये है कौन एक्चुअल में। काफ़ी बार सेलब भी खुले हैं मेरी गाड़ियों में से, और मदार में भी ज्ञानोदय व्यापार संघ के काफ़ी जो हमारे सदस्य हैं उसके, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इनको पकड़ने का प्रयास भी किया कई बार,
कई बार उन्होंने समझा कि इनको वापस भी भेजा है माल बरामद करके। मैंने 2-3 दिन से मैं इनकी रेकी कर रहा था, इनके फ़ोटो के आधार पर मैंने कि इनको देखूँ तो सही कि कहाँ हैं ये। तो मुझे कल मदार में ये दिखे और मेरी टंकी भी उनके पास से बरामद हुई वो। और फिर मैंने हाथों हाथ जो अलवर गेट थाना है वहाँ थाना प्रभारी को मैंने बोल के एप्लीकेशन भी दी कि हम लोगों ने इनको, सारे व्यापार संघ के लोग थे वहाँ पे, तो उनको बुला के इनको भेजा और फिर FIR हमने करवाई इनके नाम पर। और पुलिस की काफ़ी, मतलब हम ये माने कि वो तुरंत आए और तुरंत ही उनको अरेस्ट किया और FIR दर्ज कर उनके ऊपर मुकदमा चलाया। विप्र सेना द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। जिस तरह अजमेर शहर में दोनों राजनीतिक पार्टियों ने विप्र समाज को गौण किया है, इस पर पूरा समाज एकजुट होकर विरोध करेगा। शहर अध्यक्ष पुनीत भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही शहर के महत्वपूर्ण पदों से समाज का प्रतिनिधित्व बिल्कुल गायब कर दिया है। संयोजक लोकेश मिश्र ने बताया कि विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश जोशी ने प्रमुखता से अजमेर जिले में अजमेर उत्तर और पुष्कर से विप्र समाज के लिए टिकट की मांग की है। पंडित किशन ने कहा कि अजमेर के कांग्रेस और भाजपा अध्यक्षों से मिलकर समाज के उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए जो समाज से भी जुड़े हैं और राजनीतिक पार्टियों में भी काम करते हैं। दक्षिण विधानसभा अध्यक्ष तुषार उपाध्याय ने कहा कि विप्र समाज का कोई वोट बैंक नहीं, जो समाज को सेवा देगा वो ही वोट लेगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि अजमेर उत्तर या पुष्कर से ब्राह्मण को टिकट नहीं दिया जाता तो ब्राह्मण समाज पूरे अजमेर में चुनावों पर प्रभाव करेगा। बैठक के अंदर विवेक पाराशर और डॉक्टर कुलदीप शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बैठक के अंदर अनुपम शर्मा, रमा मिश्र, मंजू शर्मा, पूजा शर्मा, मधु शर्मा, ऋतु गौड़, अलका शर्मा, लीना शर्मा, प्रमिला पचौरी, दीपिका गौड़, हेमलता कश्यप, शिव कुमार शर्मा, योगेंद्र ओझा, पंडित किशन, पंडित कमल, पंडित विवेक, पंडित आनंद, पंडित विष्णु, रवि शर्मा, जय तिवारी, पुलकित दादीज आदि मौजूद रहे। अजमेर में ब्राह्मण समाज की मीटिंग हुई है और इसमें ब्राह्मण समाज के सभी घटकों के लोग उपस्थित हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और सबने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि पूरे अजमेर के नए जो जिला बना है और उसमें जो 5 विधानसभा सीटें हैं उनमें से कम 2 सीटों पर ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व देना होगा। और हमारी मांग है अजमेर उत्तर में और पुष्कर में ब्राह्मण को प्रतिनिधित्व मिले। मैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा अजमेर उत्तर से दावेदारी कर रहा हूँ भाजपा के लिए और समाज के सभी लोगों ने मुझे समर्थन दिया है और मैं इस बुनियाद पर कोशिश करता हूं कि मुझे आगे टिकट मिले और मैं अजमेर उत्तर से विधानसभा के चुनाव लड़ूं और विजयश्री प्राप्त करूं। थैंक यू। आज ब्रह्म समाज की मीटिंग हुई है कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और जब ब्राह्मण बोला है राज सिंहासन डोला है, इसी बात को लेकर मीटिंग हुई है कि ब्राह्मण जब तक किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देगा, जब तक अजमेर जिले की सीटें पुष्कर और अजमेर उत्तर इनमें से एक जगह टिकट नहीं दिया जाता। ब्रह्मा नगरी से ब्रह्मपुत्र का टिकट मांगना जायज़ है क्योंकि ब्रह्मा नगरी ब्राह्मणों की नगरी है और ब्रह्मा के पुत्र है। और 5 बार जब विधायक का टिकट दिया गया, 5 बार परिणाम 100% रहा। आज़ादी के बाद से आज तक 14 जो है चेयरमैन बने हैं पुष्कर के अंदर जो 100% ब्राह्मण समुदाय से रहे। वर्तमान में सारे पार्षद आरक्षित वर्ग को छोड़कर, आरक्षित सीट को छोड़कर सारे ब्राह्मण हैं। ऐसी सीट से जहाँ ब्रह्मा की नगरी है वहाँ से ब्राह्मण को टिकट देने की मांग की गई है। और इस बार जो पुष्कर के अंदर, जो अजमेर उत्तर के अंदर अघोषित आरक्षण हो रखा है, एक सीट पर तो पहले ही आरक्षण है, दूसरी सीट पर जो अघोषित आरक्षण हो रखा है उसको तोड़ने की मांग रखी गई है। और सभी ब्रह्म बंधुओं ने एका किया है और एकजुट एक ही आवाज में आह्वान किया है कि यदि ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया गया तो इस बार ब्राह्मण उसी पार्टी को मतदान करेगा जो पार्टी ब्राह्मणों को टिकट देगी, अन्यथा वो अपनी रणनीति अलग से तैयार करेगी और किसी प्रकार की इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। रविवार को सूरज देवी पाटनी सभागार में प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रतिभा सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को उजागर कर सर्वश्रेष्ठता हासिल करने वाली 1500 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि नगर परिषद सभापति दिनेश सिंह राठौड़ की ओर से शुरू किया गया यह नवाचार आगामी समय में मील का पत्थर बनेगा। उन्होंने सम्मानित होने वाली सभी प्रतिभाओं को बधाई दी। सभापति दिनेश सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रतिभाओं को सम्मानित करने के इस कार्यक्रम में कई तरह के किंतु परंतु थे, लेकिन टीम की मेहनत से यह आयोजन संभव हो गया। कार्यक्रम के आरंभ में इस साल केंद्रीय पुलिस पदक प्राप्त करने वाले पुलिस निरीक्षक मोहम्मद इमरान रंगरेज, अन्वेषण के क्षेत्र में हेड कांस्टेबल भवानी सिंह, खेल के क्षेत्र में अभिजीत रतावा, एशियन वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली शीरीन खान, चित्रकला के क्षेत्र में सुदर्शन पारीक,
पर्यावरण के क्षेत्र में राष्ट्रपति के हाथों पद्मश्री प्राप्त करने वाले लक्ष्मण सिंह खंगारोत, केबीसी में 25 लाख जीतने वाले आलोक शर्मा, एशियन शूटिंग में गोल्ड जीतने वाली बालिका मुस्कान, कक्षा 10वीं में पूरे राज्य में चौथी रैंक हासिल करने वाली छात्रा अनुप्रिया राठौड़ और नेशनल किक बॉक्सिंग में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी राहुल चौधरी को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अराई ब्लॉक की 325, किशनगढ़ ग्रामीण क्षेत्र की लगभग 700 और शहरी क्षेत्र की 750 से अधिक प्रतिभाओं को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद भागीरथ चौधरी रहे, जबकि अतिथि के तौर पर नगर परिषद के पूर्व सभापति पारसमल बाकलीवाल, गुड़माला पाटनी, सभापति दिनेश सिंह राठौड़, उप सभापति मनोहर तारानी, अधिशासी अभियंता संदीप यादव, पार्षद एवं मुख्य सचेतक सुरेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्य सचेतक तरुणा जैन, पार्षद सुशील अजमेरा, कांग्रेस पार्षद मोहम्मद तक्की, क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष चेतन चौधरी मौजूद रहे। उनको मैं मेरी मन से श्रद्धा थी कि मैं उनको इस मंच पे बिठाऊं और नगर परिषद के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में भी ये प्रोग्राम यथावत चालू रहे। हो सकता है इसमें परेशानियां हैं और परेशानी आएगी, लेकिन इन परेशानियों को दूर करते हुए मैं मेरे बच्चों का सम्मान करूं और उनके मन में भावना रहे कि हमारा किशनगढ़ हमारा कितना सम्मान करता है और आप इसमें सहयोग करें। मेरे को ज्यादा बताओ उन्हें भाषण देने का शौक नहीं है, लेकिन ये अव्यवस्था हुई इसलिए मैं बीच में बोला और मैं बोलने में भी ना मैं कहता कि भाई सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के सब लोग यहाँ आए हुए हैं और वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप किशनगढ़ के मेन मुख्य हार्ट हमारे करता हो और आपके बिना कुछ नहीं है। आपके किशनगढ़ में आंगनवाड़ी कर्मियों का सम्मान किया गया, साथ ही दिव्यांग महिलाओं को स्कूटी देने की घोषणा भी की गई। रविवार को ब्लॉक अराई और किशनगढ़ की 854 आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स, आशा सुपरवाइजर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी व सहायिका को सम्मानित किया गया। इनके साथ ही संबंधित अधिकारी CDPO एवं BCMO को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विधायक सुरेश टाक ने कहा कि इनका कार्य सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाकर आमजन को लाभान्वित करने का है, जिसमें ये सभी कर्मी खरे उतरते हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ ही चिकित्सा विभाग में पद स्थापित आंगनबाड़ी कर्मी पूरी तत्परता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन कर सच्ची राजकीय निष्ठा का परिचय देती हैं। इनके इस जज्बे व हौसले को सलाम है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 व 21 में कोरोना काल में आंगनबाड़ी कर्मियों ने विकट परिस्थितियों में वैक्सीनेशन सहित अपने दायित्वों की पूर्ति जिस निष्पक्षता एवं लगन के साथ की, वो तारीफे काबिल है। उम्मीद है कि सभी आंगनबाड़ी कर्मी इस कार्य कुशलता को बनाए रखेंगी। उन्होंने कोरोना काल में चलाई गई मोक्ष कलश यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि बाद में इस योजना को राज्य स्तर पर भी सफलतापूर्वक संचालित कर जरूरतमंदों को लाभान्वित किया गया। विधायक टांक ने दिव्यांग आंगनबाड़ी महिला कर्मियों के कामकाज में सहूलियत की दृष्टि से विधायक कोष से स्कूटी देने की घोषणा भी की। इस दौरान विधायक ने सभी आंगनबाड़ी कर्मियों से आग्रह किया कि वे अपने सर्किल का सर्वे कर जानकारी जुटाएं कि जिस निर्धन परिवार में असमय ही बच्चे के माता पिता अथवा किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई हो तो ऐसे परिवार की सूचना उन तक पहुंचाई जाए। ऐसे परिवारों के आश्रितों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि में सहयोग दिया जाएगा। कार्यक्रम में BCMO डॉक्टर सर्वज्ञ चतुर्वेदी, डॉक्टर विनोद सैनी, CDPO अराई पंकज यादव, CDPO किशनगढ़ ग्रामीण जयप्रकाश खारड़िया, CDPO शहर आशा माथुर एवं ब्लॉक किशनगढ़ व अराई तथा शहरी क्षेत्र की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर, आशा सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी व सहायिका मौजूद रही। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई बदल के तो देखे, कोई पुरुष एक बार बदल के तो देखे इस तरह कि 20 साल अपने पिता के घर जाके फिर 20 साल किसी दूसरे घर में चला गया। ये महिला है, यही रह सकती है और किसी की लड़की कभी नहीं रह सकती। तो जितनी भी बात बोलूँ मैं उतनी कम है आपके लिए। हमेशा आपके काम को मैंने देखा है और इस वचन के साथ आपसे आज फिर बोल रहा हूँ। ये वचन मेरा आपको नजर भी आएगा और मैं करते हुए आप मुझे देखोगे भी सही कि अगला मुझे समय मिलता है काम करने का, वक्त मिलता है, ये ईश्वर की कृपा और मेरी जनता का आशीर्वाद और आप सबकी मेहनत से ही सफल होगा, अदरवाइज होगा नहीं। तो अब लेते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। अब आपके शहर अजमेर में खुल गया है अनंत TVS का नया शोरूम, जहां आपको मिलेंगे TVS टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक व नॉन इलेक्ट्रिक IC इंजन के विश्व स्तरीय रेंज। इलेक्ट्रिक व्हीकल में TVS का iQube उपलब्ध है। ग्रामीण इलाकों के लिए TVS का एक्सेल, साथ ही वर्ल्ड क्लास सर्विस सेंटर, ट्रेन टेक्नीशियनों के साथ व बैंकों से फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है, वह भी बेहतरीन ऑफर के साथ। अनंत टेक व्हील IBM ऑफिस के सामने, आदर्श नगर, नसीराबाद रोड, अजमेर।
अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र स्थित HMT पावर हाउस के पास इंडस कंपनी के टावर से एयरटेल और जियो का 5G का BTS चोरी होने का मामला सामने आया है। अजमेर के एरिया मैनेजर वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरह की चोरी पहले भी चोरों द्वारा अंजाम दी गई थी, मगर पुलिस ने उसका भी खुलासा नहीं किया। उसके बाद बीती रात टावर से जियो और एयरटेल के 5G का BTS चोरी हो गया, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है। शातिर चोरों ने BTS चोरी करने के दौरान टावर के पास बने कमरे में तोड़फोड़ भी की। एरिया मैनेजर वीरेंद्र सिंह ने रामगंज थाने में एक बार फिर चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। इस बार HMT पावर हाउस ये इंडस कंपनी का एयरटेल का टावर, उस पर एक तो जियो 5G का BTS और एयरटेल का 5G का करीबन दोनों की लागत है 7 लाख। राजस्थान पुलिस कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर RGHS सुविधाओं में की गई कटौती का विरोध किया है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा RGHS की योजना सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कष्टदायक और दुविधाजनक बन गई है। पूर्व कर्मचारियों ने बताया कि अधिकतर जिन दवाइयों की ज्यादा आवश्यकता होती है, उन दवाइयों की राज्य सरकार ने कटौती कर रखी है। इन दवाइयों की कटौती तुरंत प्रभाव से वापस ली जाए। वहीं प्रतिदिन 1000 रुपए की दवाइयां न दिए जाने के दिए गए आदेश अव्यवहारिक हैं, जिस पर पुनर्विचार किया जाए। आज हमने 3 अलग अलग सब्जेक्ट पे ज्ञापन दिए हैं। 2 ज्ञापन हमने राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री जी को कलेक्टर महोदय के माध्यम से दिए हैं, एक SP साहब को भी दिया है। सरयू एक्सप्रेस में पिछले दिनों 30-31 की मध्य रात्रि को एक GRP की पुलिस महिला कर्मचारी के साथ रेप हुआ, जघन्य रूप से मारपीट हुई। बहुत निंदनीय घटना है, उसकी कहीं कोई समाज में प्रतिक्रिया नहीं है। मैं मीडिया से भी अपील करूंगा कि उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए था, जैसा निर्भया केस में हुआ, क्योंकि एक वर्दीधारी कर्मचारी थी और उसकी इस तरह उसके साथ निर्दयता हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि उस केस की त्वरित तफ्तीश हो और उसको कैश ऑफिसर्स में लिया जा करके और अपराधियों को दंडित करवाया जाए। एक ज्ञापन इस सिलसिले में था। दूसरा ज्ञापन हमारा RGS स्कीम को लेकर था। राज्य सरकार ने RGHS की स्कीम लागू की। दुनिया भर के विज्ञापन, करोड़ों के विज्ञापन अखबारों में रोज़ आ रहे हैं, पर उसकी दवाइयाँ 1000 रुपये तक सीमित कर दी प्रतिदिन के हिसाब से। 1000 रुपये की दवाई बहुत मामूली बीमारी में भी लिख दी जाती है और संभव नहीं है। हमारे पैसे कटते हैं, सभी के कटते हैं, वर्किंग कर्मचारियों के, रिटायर्ड के। तो 1000 रुपये तक की जो समय सीमा और 5 दिन तक के लिए जो समय सीमा बांधी है, उसको अनलिमिटेड किया जाए, बढ़ाया जाए। ये सभी वर्किंग और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए हित में है। तीसरा, हमारा जिलों का जो विभाजन हुआ है, अभी नए जिले हैं, उसमें पुलिस कर्मचारियों के स्थानांतरण की पॉलिसी को लेकर के है कि सभी विभागों में काउंसलिंग की जाती है। किसी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग से पहले अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं, पुलिस के सिपाही, हेड कांस्टेबल, SI, और उनको जिलों में स्थानांतरित करने से पूर्व एक पॉलिसी बनाई जाए। पूर्व में जो पॉलिसी चली हुई है उसमें थोड़ा संशोधन किया जाए, उनकी राय लेकर के, और उनकी काउंसलिंग के आधार पे उनको उचित पोस्टिंग दी जाए ताकि वो अपने परिवार की भी देखभाल कर सकें। ये 3 ज्ञापन हमने उचित माध्यम से दिए। कौन तो दिया है ज्ञापन? कलेक्टर साहब के माध्यम से 2 ज्ञापन दिए गए हैं और एक ज्ञापन SP साहब को दिया। प्रतिलिपि SP साहब को सभी ज्ञापनों की दी है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के तत्वाधान में आज संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के ठेका कर्मचारियों ने संविदा कर्मचारियों में शामिल होने के लिए धरना प्रदर्शन कर अस्पताल अधीक्षक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ठेका कर्मचारी मनोज चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले 3 महीने पहले बजट घोषणाओं में जो वादे किए थे वह धरातल पर साबित नहीं हुए। पिछले कई सालों से अस्पताल में वार्ड बॉय, सफाई कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर अस्पताल में मात्र 7,400 और 5,400 रुपए की सैलरी में काम कर रहे हैं। अब 2022 के नियमों के तहत संविदा कर्मी के रूप में शामिल होना चाहते हैं। अगर सरकार ने जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं की तो कल 2 घंटे काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद अनशन और धरना दिया जाएगा।
अगर फिर भी सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो चिकित्सा व्यवस्था ठप कर दी जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। काफ़ी समय से मुख्यमंत्री महोदय के आह्वान पर भी मतलब जो काफ़ी साथी है पिछले समय से हॉस्पिटल में कंप्यूटर ऑपरेटर के तहत, वार्ड बॉय के तहत, सफाई कर्मचारी के तहत हॉस्पिटलों में काम कर रहे हैं और ये संविदा कर्मी के रूप में शामिल होना चाहते हैं और 2022 के जो रूल्स और रेगुलेशन है उनमें शामिल होना चाहते हैं। सीएम साहब ने बजट घोषणा के दौरान ये वादा भी किया था कि इनको बहुत जल्द संविदा रूल्स में शामिल किया जाएगा, लेकिन आज उन घोषणाओं को 2-3 महीने हो गए, फिर भी वो धरातल पर कहीं नज़र नहीं आ रही है। जगह जगह कोटा, मंडोर, कई जगह जो है ये साथी है आंदोलन पर उतर आए हैं। बहिष्कार 2-2 घंटे का करके काली पट्टी बांध के अभी शुरुआत कर रहे हैं, ताकि मुख्यमंत्री महोदय अगर समझ जाए इस बात को तो हॉस्पिटल चिकित्सा व्यवस्थाएं जो है एकदम से चिरमराए नहीं और ठप न हो। इसलिए आज इन्होंने सिर्फ ज्ञापन देने का प्रोग्राम रखा है। कल 2 घंटे पट्टी बांधकर विरोध किया जाएगा, उसके बाद एक लगातार बड़ा अनशन और धरना किया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री महोदय इस बात का संज्ञान नहीं लेते हैं तो पूरे राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं वो बहुत जल्द ठप नजर आएगी और इनसे जो किया गया वादा है उसकी ये मांग कर रहे हैं। ये इनमें से कई साथी ऐसे हैं जो कोई 10 साल से, कोई 8 साल से मात्र 7400 और 5500 रुपये में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय ने एक कर्मचारी बोर्ड के गठन की भी एक इनके लिए अलग से RLSDC के नाम से एक बोर्ड बनाने का वादा किया, वो भी अभी धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। और इनका जो दुख है, इनकी जो पीड़ा है वो मुख्यमंत्री महोदय को इस चुनावी साल में समझनी चाहिए, क्योंकि अगर इस बात को युवाओं को अगर नज़रअंदाज किया तो इसका खामियाजा सरकार खुद जानती है। और मुख्यमंत्री हमेशा ये कहते रहे, गहलोत जी ने हमेशा ये कहा है कि आप लोग मांगिए, मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो इन लोगों की मांग है कि 2022 के जो संविदा के रूल्स हैं इनमें इनको शामिल किया जाए। हमारे एकीकृत महासंघ के बैनर पे ये हमारी यूनिट है, ठेका जो कर्मचारी लोग हैं अपने चिकित्सा विभाग के अंदर, ये अलग अलग पद के ऊपर आसीन है। कोई डेटा कंप्यूटर है, कोई वार्ड बॉय है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई हमारे इस तरीके से इस संविदा पे चिरंजीवी योजना जो मुख्यमंत्री की उसके तहत ये काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी महोदय ने बजट घोषणा के अंदर ये वादा किया था इनसे कि आपको संविदा कर्मचारी घोषित किया जाएगा। वर्तमान में इनका वेतन 7500 रुपये है। अगर संविदा कर्मचारी घोषित होते हैं तो इनका वेतन 1-2 बहुसंख्यीय 13000 रुपये बनता है। तो मुख्यमंत्री जी से जो अपना वादा करते हैं और ये कहते हैं राजस्थान के अंदर, मैं कई बार कहता हूँ आंदोलन के अंदर कि मुख्यमंत्री जी आपका कथन असत्य है। आप जगह जगह कहते फिर रहे कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो ये चिकित्सा विभाग के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं हमारे, इनका वादा तत्काल रूप से पूरा करिए, वरना इनका आंदोलन पूरे राजस्थान में चल रहा है और अजमेर में भी आज से प्रारंभ हुआ है। कल ये काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे, आज ज्ञापन दे रहे हैं जेएलएन अधीक्षक को, कलेक्टर को, और परसों से इनका कार्य बहिष्कार होगा। उससे जनता दुखी होगी, उसकी जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री की और जो भी यहाँ का प्रशासन है उसकी होगी। तो हम मांग कर रहे हैं एकीकृत महासंघ के बैनर पे कि इन जो चिकित्सा कर्मचारी जो हमारे मुख्यमंत्री योजना चलाते हैं और डेटा वगैरह जितने भी कलेक्ट करते हैं, इन्होंने कोरोना काल में भी बहुत अच्छा काम किया है, तो इनको तत्काल प्रभाव से संविदा कर्मचारी घोषित किया जाए और 2022 के अंदर ये जो इनका पैटर्न है, जो 2022 के अंदर इनके जो लागू हुआ था वो इनके ऊपर लागू किया जाए। तो यही हमारी मांग है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन 2030 को लेकर आज अजमेर के जेएलएन मेडिकल कॉलेज सभागार में कांग्रेसी नेता और आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में मेडिकल के क्षेत्र में भविष्य की जरूरत और संभावनाओं पर चर्चा की गई। अजमेर को मेडिसिटी के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर व्यापक रूप से चर्चा हुई और साथ ही बनने जा रहे नए मेडिकल कॉलेज भवन का मॉडल भी रखा गया। विजन 2030 को लेकर चिकित्सा के क्षेत्र में अजमेर की संभावनाओं पर चर्चा करने के लिए बड़ी संख्या में चिकित्सीय पेशे से जुड़े पेशेवर जन संवाद कार्यक्रम में मौजूद रहे। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई में राजस्थान पूरे देश में एक मॉडल स्टेट के रूप में उभरकर सामने आया है, जहां पर जनहित की ऐसी कई योजनाएं शुरू की गई हैं। हमारे राजस्थान प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने विजन 2030 राजस्थान 2030 में कैसा बनेगा, ये उन्होंने एक विज़न पेश किया है, जिसमें राजस्थान की आम जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। हर डिपार्टमेंट का कैसे 2030 में वो बने और ज़्यादा बेटर बने हैं, और आने वाला जो समय राजस्थान का वो बहुत ही ब्राइट है। इसी दृष्टिकोण से आज यहाँ जेएलएन मेडिकल कॉलेज और इस अस्पताल में मतलब डॉक्टर वीबी सिंह जी प्रिंसिपल है, यहाँ के तमाम जो फैकल्टीज़ डॉक्टर साथी हैं, नर्सेज साथी हैं, तो हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए हैं, क्या करने हैं। सबसे बड़ा फैसला कि जो मेडिकल कॉलेज
जिसकी ज़रूरत थी, जो 252 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अजमेर का बड़ा ऐतिहासिक फैसला हुआ है। उस वक्त हमारे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा थे, क्योंकि वो अजमेर के रहने वाले थे। तो अजमेर का रहने वाले आदमी को सबसे ज़्यादा जहाँ का रहता है तो उसकी एक भाव होता है कि मैं क्या कर सकूँ। तो बहुत बरसों से ये मांग चल रही थी, उस मांग को हमारे रघु शर्मा जी ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया, जो करीब करीब बन के तैयार है। बाकी तो जितने भी जो आप देखेंगे कि हर विशेषज्ञ ने, हर डिपार्टमेंट ने को क्या मिला है, उसका सारी एग्जीबिशन ये लगी हुई है। आज उसी के तहत आज जो इंटरेक्शन है, हमारा बातचीत है कि अजमेर और क्या बने। हम आपके सुझाव जो यहाँ आज का जो ये संगोष्ठी है, आज का जो वर्कशॉप है, आज का जो इंटरेक्शन प्रोग्राम है, इसमें लोगों के सुझाव लेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को, और अभी जो हमारे प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर श्रीमान प्रसाद लाल जी मीणा साहब, वो भी जब से बने हैं चिकित्सा मंत्री, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर काम हुआ है तो वो राजस्थान में हुआ है। 25 लाख का जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, मैं नहीं समझता हूँ किसी देश में जो प्रीमियम जिसका सरकार भरे और वो सरकार दे, वो ये राजस्थान सरकार ही है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस सेक्टर में तो ज़बरदस्त काम किया है। आप देख रहे हैं कि कोक्लियर इम्प्लांट के लिए, आप देख रहे हो हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, मतलब बड़ी से बड़ी गंभीर बीमारी कैंसर से लेके और यानी हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, जो बहुत महंगा खर्चा था, जो आम आदमी बियर नहीं कर पाता था, वो सारा चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा से कवर हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी राजस्थान की जनता को बहुत रिलीफ दी है चिकित्सा विभाग के माध्यम से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। तो उसी के तहत और हम चाहेंगे कि और जो सुझाव आएँ मुख्यमंत्री जी 2030 तक राजस्थान कैसा बने चिकित्सा के क्षेत्र में। अब हम ये मानते हैं कि राजस्थान की जनता पूर्ण रूप से स्वास्थ्य के प्रति तो सिक्योर फील कर रही है, क्योंकि सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जनता को सामाजिक सुरक्षा दे। वैसे तो फैसले और विभागों में के तरह तरह के फैसले बड़े हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम वापस बहाल की है, जो पिछले 2003 के बाद बंद हो गई थी। यानी 20 साल से सरकारी कर्मचारी इतने असुरक्षित जीवन जी रहे थे, जिनमें डॉक्टर्स से लेके नर्सेज से लेके तमाम राजस्थान के करीब 10 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वो असुरक्षा की भावना में जी रहे थे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा कि बिना सरकारी कर्मचारी अधिकारी के आत्मविश्वास जगे बिना राजस्थान का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता। उसी के तहत यहाँ OPS लागू की गई है। पेंशन है, सिलेंडर फ्री है, और जितने भी बड़े फैसले, स्मार्टफोन है महिलाओं के लिए। तो यहाँ राजस्थान एक मॉडल स्टेट बन चुका है। हम तो ये मांग करते हैं कि भारत सरकार भी और अन्य राज्यों की सरकारें भी, RTS लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है, और सरकारें भी राजस्थान मॉडल को, हालांकि कई सरकारें इसका कॉपी कर रही है, सुझाव ले रही है, अपने अपने क्षेत्र पे लगाने, मतलब अपने राज्यों में वो इन योजनाओं को लागू करने के प्रयास कर रही है। और कई राज्यों ने OPS को, तो जैसे राजस्थान में होने के बाद में हिमाचल में हो गया, कर्नाटक में हो गया, दिल्ली में, पंजाब में हो गया, वो कई राज्यों में हुआ है। हम तो भारत सरकार से भी ये मांग करते हैं कि वो भी OPS बहाल करे, ताकि जो भारत सरकार के जो कर्मचारी हैं वो भी सुरक्षित जीवन जी सकें। और जैसे ERCP अजमेर का बड़ा मुद्दा है, तो पानी की समस्या अजमेर में बहुत बड़ी है। ERCP को भी भारत सरकार को तत्काल ERCP पे भी काम करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि कंपटीशन करना चाहिए तो विकास के मॉडल पे करनी चाहिए। कि राजस्थान सरकार ने जो विकास किया, राजस्थान सरकार ने जो जन कल्याण के फैसले किए, वैसे के वैसे फैसले भारत सरकार और अन्य राज्यों की सरकारें करेंगी तो हमारे देश की, प्रदेश की जनता सुखी रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।